बीए पार्ट वन फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आज आप अध्ययन करेंगे वायु राशियाँ। वायु राशियाँ वायु राशियों का मतलब होता है एयर मैसेज। वायु राशियाँ क्या होती हैं इसके बारे में आप आज बताएंगे। वायु राशि वायुमंडल का एक समरूपी और विस्तृत खंड होता है। वायु राशि वायुमंडल का समरूपी व विस्तृत खंड होता है जिसकी आर्द्रता, तापमान, वायुदाब आदि भौतिक राशियां समान होती हैं। यानी जिस प्रकार धरातल होता है, धरातल पर पर्वत पठार एक तरह से मैदान है, उनकी जो भौगोलिक स्थिति वो एक समान होती है। इसी प्रकार वायुमंडल में ऊपर वायु राशियों का एक पुंज होता है और वो पुंज जो होता है उसकी जो आर्द्रता है, तापमान है, वायु दाब है, वो सभी दशाएं लगभग समान होती हैं। ऐसे वायु राशि के पुंज को हम वायु राशियाँ कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि वायु राशि क्या है। अतः वायु राशि वायुमंडल के उस घने भाग को कहते हैं जिसमें विभिन्न ऊंचाई पर क्षैतिज रूप में तापमान व आर्द्रता संबंधी समानताएं होती हैं। यानी एक क्षेत्र ये क्षेत्र ए है और ये क्षेत्र वायुमंडल में बी है, तो ये दोनों क्षेत्र अलग अलग है और इन दोनों क्षेत्रों में तापमान व वायुदाब तथा आर्द्रता अलग अलग है। यहाँ पर तापमान मान लीजिए अधिक है, यहाँ पर मान लीजिए तापमान कम है, वायुदाब यहाँ पर, और ये ए और बी दोनों क्षेत्रों में वायुदाब, तापमान, आर्द्रता में अंतर पाया जाएगा। तो ये दो अलग अलग वायु राशि हो जाएंगे, यानी ए वायु राशि अलग है और बी वायु राशि अलग है। तो इस प्रकार अतः वायु राशि वायुमंडल के उस घने भाग को कहते हैं जिसमें विभिन्न ऊंचाई पर क्षैतिज रूप में तापमान और आर्द्रता संबंधी समानताएं होती है। अब टिवार्था क्या कहता है? टिवार्था के अनुसार वायु राशि की परिभाषा। टिवार्था टिवार्था के अनुसार वायु राशि की परिभाषा ये कहता है, वायु राशि वायुमंडल का वह वृहद भाग है जिसमें तापमान व आर्द्रता क्षैतिज रूप में समान मात्रा में होती है। वायु राशि वायुमंडल के विशाल क्षेत्र को घेरे हुए होती है। यानी एक क्षेत्र होता है वायुमंडल में और उस क्षेत्र में तापमान और आर्द्रता संबंधी समानताएं होंगी, उस क्षेत्र को हम वायु राशि कहेंगे। वो वायु राशि गर्म भी हो सकती है, वायु राशि ठंडी भी हो सकती है। पैटरसन के अनुसार क्या परिभाषा है? पैटरसन के अनुसार परिभाषा क्या है? पैटरसन क्या कहता है? वायु राशि वायुमंडल का एक सघन तथा विस्तृत भाग है जो अपने भौगोलिक गुणों, तापमान और आर्द्रता में क्षैतिज रूप से लगभग एक समान होता है, एक समान रहता है। यानी क्षैतिज में जब जाएंगे तो एक तापमान होता है लंबवत तापमान, एक तापमान होता है क्षैतिज।
क्षितिज रूप का मतलब होगा भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं, तापमान में कमी आ जाती है, तो ये क्षितिज कहलाता है। और जो जो पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं तो ये तापमान कैसा कहेगा, लंबवत कहा जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि हम जो नीचे से ऊपर यानी जो जो हम वायुमंडल में जाते हैं तापमान में कमी हो जाती है, जिसे हम सामान्य तापपतन दर कहते हैं। इसी प्रकार अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो अलग अलग वहाँ पर क्षेत्र पड़ेंगे, और अलग अलग क्षेत्र पड़ने के कारण वहाँ की जो वायु राशि है उनके गुणों में भिन्नता पाई जाएगी। अलग अलग क्षेत्रों में तापमान आप सभी जानते हो अलग अलग रहता है। जब तापमान अलग रहेगा तो आर्द्रता भी अलग ही प्रकार की होगी। तो इस प्रकार कहीं ठंडी वायु राशियाँ पाई जाएंगी, कहीं पर गर्म वायु राशि पाई जाएंगी। इसके साथ साथ स्थल भाग होता है, जल भाग होता है, तो स्थल और जल के आधार पर स्थलीय वायु राशि हो जाएंगी, जल भाग पर जलीय वायु राशि हो जाएंगी। तो इनको हम विभिन्न रूपों में विभिन्न प्रकारों में बांट सकते हैं। अब उत्पत्ति क्षेत्र क्या है? उत्पत्ति क्षेत्र क्या कहलाता है? वायु राशियों का उत्पत्ति क्षेत्र, वायु राशियों का उत्पत्ति क्षेत्र। उत्पत्ति क्षेत्र से मतलब है वायु राशियां उस समय उत्पन्न होती हैं जब घने समतल भूभाग पर वायुमंडल संबंधी दशाएं कुछ समय तक स्थिर होती हैं। यानी एक बहुत बड़ा क्षेत्र समतल क्षेत्र होगा, भूमंडल होगा, भूतल होगा, और उस भूतल पर, समतल भूतल पर वायुमंडल संबंधी जो दशाएं, तापमान, आर्द्रता आदि जो दशा हैं, वायुदाब आदि जो दशा हैं, वो लंबे समय तक स्थिर होंगी, और स्थिर होने पर उनमें वायु राशियों के गुण विकसित हो जाएंगे। वायु राशि ताकि वायु में धरातल की आर्द्रता तथा तापक्रम संबंधी विशेषताएं समाहित हो जाती हैं। यानी एक बड़ा क्षेत्र होगा, उस बड़े क्षेत्र में उस क्षेत्र में कुछ समय तक वायुमंडलीय संबंधी जो दशा हैं वो स्थिर रहेंगी। स्थिर होने से उस क्षेत्र में वायु राशि से संबंधित जो आवश्यक दशाएं वो वहाँ पर उत्पन्न हो जाएंगी, और उन दशाओं को तापमान, वायुदाब आदि आर्द्रता को वो समाहित अपने आप में कर लेगा और एक वायु राशि बन जाएगी, ताकि वायु में धरातल की आर्द्रता तथा तापक्रम संबंधी विशेषता समाहित हो जाती हैं। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद वायु राशियाँ उद्गम क्षेत्र पर स्थिर नहीं रह पाती, उद्गम क्षेत्र पर स्थिर नहीं रह पाती, वो फिर आगे बढ़ जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। वे आगे की ओर प्रवाहित हो जाती हैं। इन यात्राओं में विभिन्न तापमान होगा, आर्द्रता वाले क्षेत्रों से जब गुजरती हैं, जिससे इनके मूल गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तो उत्पत्ति में क्या होगा? उत्पत्ति में एक बहुत बड़ा क्षेत्र होगा, बड़ा धरातल होगा, और उस धरातल में जो दशाएं वो लंबे समय तक स्थिर होंगी। स्थिर होने से वहाँ का जो वायुमंडलीय दशाएं जैसे तापमान है, वायुदाब है, उन चीज़ों को वो समाहित कर लेती है। समाहित करने के बाद ये स्थिर नहीं रहेगी, स्थिर नहीं रहेगी और इसमें गति हो जाएगी, और गति होने से ही आगे की ओर बढ़ेगी। आगे की ओर बढ़ने पर इनको भिन्न ताप वाले, भिन्न आर्द्रता वाले क्षेत्र मिलेंगे, और विभिन्न तापमान और वायुदाब और आर्द्रता वाले क्षेत्र मिलेंगे, तो इनके गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तो मूल गुणों में इसमें परिवर्तन हो जाता है। तो ये थी आपके वायु राशियाँ की परिभाषा थी, और वायु राशियाँ क्या होती हैं और वायु राशि की उत्पत्ति कैसे होती है। तो वायु राशि वायु का एक बहुत बड़ा पुंज होता है। उस पुंज में तापमान व आर्द्रता संबंधी समानताएं होती हैं। उस क्षेत्र को हम वायु राशि कहेंगे। वायु राशियों में जब एक बार उत्पन्न हो जाती हैं
तो वो स्थिर नहीं रहती हैं। वायु राशियों के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र की आवश्यकता होती है और वो बहुत बड़ा क्षेत्र में वायुमंडल संबंधी दशाएं समान होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। जब एक बार उत्पन्न हो जाती हैं वायु राशियाँ तो उनमें गति हो जाती है। गति हो जाने पर जब आगे की ओर बढ़ती हैं तो आगे बढ़ने पर उनके गुणों में भिन्नता आ जाती है। अब पढ़ेंगे हम वायु राशियाँ संबंधी आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र के लिए आवश्यक दशाएं। वायु राशियाँ संबंधी ये क्षेत्र ये पढ़ेंगे हम, आपको ये बताएंगे। वायु राशियाँ संबंधी आवश्यक दशाएं क्या होती हैं? वायु राशियाँ उत्पत्ति संबंधी आवश्यक दशाएं कौन कौन सी होती हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कौन कौन सी दशाएं होती हैं। तो जिस धरातलीय भाग पर वायु राशियों का उद्भव होता है उसे नंबर 1 होना चाहिए। उसके लिए आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र की दशाओं के लिए नंबर 1 घना फैला क्षेत्र होना चाहिए। नंबर 1 कौन सा होना चाहिए? घना फैला क्षेत्र। आवश्यक दशाओं में घना फैला क्षेत्र होना चाहिए। घना फैला क्षेत्र नंबर 1 आवश्यक दशा है। घना फैला क्षेत्र इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। यह क्षेत्र समान स्वभाव वाला क्षेत्र होना चाहिए। स्वभाव वाला क्षेत्र से मतलब है या तो ये स्थल भाग होगा या जल भाग होगा और ये बहुत बड़ा क्षेत्र होगा। और बहुत बड़ा क्षेत्र होने से इसमें वायु राशि संबंधी जो विशेषताएं वो समाहित हो जाएंगी। दूसरा है, यह क्षेत्र पूर्णतः स्थलीय भाग से या जलीय भाग होना चाहिए, क्योंकि स्थल और जलीय क्षेत्रों में समरूपता नहीं पाई जाती है। समरूपता नहीं पाई जाती है। ऊपर मैंने बताया था घना फैला क्षेत्र, यह क्षेत्र समान स्वभाव वाला क्षेत्र होना चाहिए, यानी तापक्रम और आर्द्रता संबंधी समान स्वभाव होना चाहिए। तापमान या अधिक होगा या कम होगा। दूसरा बताया था, यह क्षेत्र पूर्णतः स्थलीय भाग होना चाहिए या जलीय भाग होना चाहिए, क्योंकि स्थल और जलीय भागों के क्षेत्रों में समरूपता नहीं पाई जाती है। स्थल भाग शीघ्र गर्म हो जाता है और शीघ्र ठंडा हो जाता है, जबकि जलीय भाग धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो इसलिए इनके स्वभाव में भिन्नता होती है। तीसरा जो स्रोत है वायु राशियों का आवश्यक जो दशा है, स्रोत क्षेत्र में वायु की गति हल्की और अपसरण स्रोत क्षेत्र में वायु गति हल्की और अपसरण होना चाहिए, जिससे दूसरे क्षेत्रों की वायु प्रवेश न कर सके। ये इसके लिए तीसरे दशा है कि जो स्रोत क्षेत्र है जहाँ पर वायु राशि उत्पन्न होगी उसमें जो वायु की जो गति है वो हल्की होनी चाहिए और अपसरण होना चाहिए, यानी फैलाव होना चाहिए, जिससे दूसरे क्षेत्र की वायु प्रवेश ना कर सके। अपसरण का मतलब फैलाव। चौथा, इसमें वायुमंडल संबंधी दशाएं लंबे समय तक स्थिर होनी चाहिए। वायुमंडल संबंधी दशाएं लंबे समय तक स्थिर होनी चाहिए ताकि वायु धरातलीय विशेषताओं को आत्मसात कर सके, यानी अपने आप में उस क्षेत्र की जो दशाएं, तापमान कम है तो कम रहेगा, तापमान अधिक है तो अधिक होगा, वायु दाब कम है तो कम रहेगा, तो जैसे आर्द्रता है वो सबको अपने आप महसूस कर लेती है, एक वायु राशि का रूप दे देती है। तो
तो ये 4 वायु दशाएं इसके लिए आवश्यक थी। अब आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र क्या होते हैं? वायु राशियों के लिए आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र, ये तो ऊपर था, ये ऊपर था आवश्यक दशाएं। अब मैं आपको बता रहा हूँ आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र। आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र क्या होते हैं? जहाँ पर ये आसानी से विकसित हो जाए, उन क्षेत्रों को आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र कहते हैं। तो आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र में सबसे नंबर 1 है ध्रुवीय सागरीय भाग। ध्रुवीय क्षेत्रों में जो सागरीय भाग होते हैं वहाँ पर ये आराम से विकसित हो जाती हैं। अटलांटिक प्रशांत महासागर के उत्तरी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में बर्फीली और ठंडी वायु राशियों का विकास आसानी से हो जाता है। दूसरा है उपध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशियों के क्षेत्र। उपध्रुवीय, ये जो क्षेत्र आते हैं ये एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के उपध्रुवीय व आंतरिक क्षेत्र शीतकाल में ठंडे और बर्फीले हो जाते हैं, अतः ठंडी और शुष्क वायु राशियाँ यहाँ पर जन्म ले लेती हैं। तो दूसरा जो क्षेत्र था वो था उपध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि क्षेत्र। तीसरा मानसूनी वायु राशियों के क्षेत्र। ये मानसूनी वायु राशियों के क्षेत्र है, ये मानसूनी वायु राशियों के क्षेत्र। मानसूनी क्षेत्र है वो ये है दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में आता है। यहाँ पर ग्रीष्म काल में सागरीय वायु राशि एवं शीतकाल में महाद्वीपीय वायु राशि का प्रभाव होता है। यानी ग्रीष्म काल में सागरीय, सागर से हवा चलती है अपने आती हैं, और शीतकाल में स्थल से जल की ओर हवा चलती है, तो इसलिए ये इसमें दोनों ही आ जाती हैं। तीसरा चौथा है आपका उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका, एशिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र, यहाँ से उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय राशियाँ विकसित होती हैं। पांचवा है उष्ण कटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र कर्क और मकर रेखाओं के सागरों में ये पाया जाता है, अतः यहाँ से उष्ण और आर्द्र सागरीय वायु राशियाँ विकसित होती हैं। और छठा है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। ये भूमध्य रेखा के शांत खंडों में से है। विस्तृत रेखीय समुद्री वायु राशियों का अधिक विकास होता है। तो इस प्रकार ये आदर्श जो उत्पत्ति क्षेत्र थे वो आपके 6 प्रकार के थे। 6 प्रकारों में नंबर 1 हो गया आपका ध्रुवीय सागरीय भाग, दूसरा होगा उप ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशियों का क्षेत्र, उप ध्रुवीय महासागरीय वायु राशियों का क्षेत्र, और तीसरा हो गया मानसूनी वायु राशियों का क्षेत्र, चौथा होगा उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र, और पांचवा होगा उष्ण कटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र, और छठा होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो ये था आपका वायु राशियों का उत्पत्ति क्षेत्र और आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र। तो कल आपको बताएंगे वायु राशियों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है, ये आपके कल अगले चैप्टर में आपको बताएंगे। धन्यवाद।